Hello everyone, welcome to Nursing Next Live, your online teaching Pathshala. Today is the last day of the 40 days revision strategy of adult health nursing और आज हम डिस्कस करने वाले हैं practicals and viva part of the adult health nursing part, which is very important and must know segment for every student. So without wasting any of your time, we'll just begin with the session. तो आज का जो सेशन है इसे मैंने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो फर्स्ट पार्ट वुड बी नर्सिंग प्रोसीजर्स की कौन कौन से इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रोसीजर्स है. सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 10 or 11 nursing procedures which are very important and feasible to do in clinical settings. और एग्जाम टाइम में अगर ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम टाइम में कोई भी पेशेंट आए तो रिलेटिवली आप उससे सूटेबल और मतलब मोस्ट सूटेबल नर्सिंग प्रोसीजर वहां पर परफॉर्म कर सकते हो. तो अब यहाँ पर जो भी नर्सिंग प्रोसीजर्स मेंशन होंगे उसके क्या क्या पार्ट्स आपको चाहिए होंगे, तो मैं एक प्रोसीजर बहुत मतलब एक प्रोसीजर थोड़े डिटेल में अच्छे से बता दूंगी और उसके बाद के जो नेक्स्ट प्रोसीजर्स होंगे द स्टेप्स वुड बी फॉलोइंग एंड द स्टेप्स वुड बी सेम फॉर एवरीवन. ठीक है. तो बात करते हैं हमारा पहला प्रोसीजर विच इज द एनजी ट्यूब फीडिंग. तो एनजी ट्यूब फीडिंग होता क्या है, देते क्यों है, क्या रीजन हो सकता है, प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर क्या है, इक्विपमेंट्स क्या लगते हैं. तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप ये प्रोसीजर एग्जाम में परफॉर्म करोगे तो आपके एग्जामिनर्स आपके टीचर्स आपसे पूछेंगे क्यों किया है, इस पेशेंट को ऐसी क्या नीड थी कि तुम्हें एनजी ट्यूब फीडिंग करना पड़ गया, बताओ. और फिर अगर अच्छा ठीक है एनजीटीयू फीडिंग कर रहे हो तो कौन से साइज का ट्यूब यूज किए, क्या क्या यूज किए. तो ये सारे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर्स एज अ वाइवा पॉइंट मतलब टेबल, क्योंकि दो टाइप के वाइवास होते हैं, एक होता है टेबल वाइवा और एक होता है टेबल वाइवा और दूसरा होता है आपका जो एग्जामिनर्स आपसे लेते हैं बेड साइड वाइवा. तो जो बेड साइड वाइवा होगा उसके ड्यूरेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि वो आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आपने कोई प्रोसीजर किया है तो वो प्रोसीजर क्यों किया है और उस प्रोसीजर का पूरा मतलब जो भी क्रक्स है वो आपको पता है या नहीं पता है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एनजी ट्यूब फीडिंग. तो एनजी ट्यूब फीडिंग क्या होता है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब मतलब जो पेशेंट्स ओरली नहीं ले सकते हैं खाना, मान लीजिए पेशेंट लिक्विड डाइट पर है या फिर देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द इसोफेगस है ना, या फिर the patient has a tendency of regurgitation, if the patient is on ventilation. तो इन सारे केसेस में हम लोग एनजी ट्यूब देते हैं, दैट इज अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. तो आप नेजल कैविटी के थ्रू ट्यूब एंटर करते हैं जो कि डायरेक्टली पोर करता है कंटेंट इनटू योर गैस्ट्रिक एरिया दैट इज स्टमक. ठीक है. अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, सबसे पहले नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होते हैं उसके टाइप मतलब उसके नंबर क्या होता है, उसका कलर कोडिंग क्या है. तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. बच्चों के लिए कौन सा नंबर यूज करते हैं या फिर एडल्ट के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. इसके बाद सेकंड है कि एनजी ट्यूब का प्रोसीजर, मतलब एनजी ट्यूब जैसे डालते हैं उसका प्रोसीजर, कैसे डालते हैं एनजी ट्यूब. तो आप कैसे मेजर करते हो, आप नेजल कैविटी से लेकर के यहाँ आपके ऑक्सिलरी एरिया तक मेजर करते हो और उसके बाद फिर यहाँ से कहाँ तक मेजर करते हो. तो वो जो प्रोसीजर है प्रॉपर कि एनजी ट्यूब कैसे डलता है, उसका साइज कितना होना चाहिए, कैसे मेजर करोगे. फिर आप पहले क्या करते हो, एनजी ट्यूब को पूरे हैंड्स में अच्छे से रैप करते हो इन अ सर्कुलर मैनर और उसके बाद आगे वाला जो एरिया है उसका टिप जो एनजी ट्यूब का वहां पर आप लिग्नोकेन जेल लगाते हो और अच्छे से उसको लिग्नोकेन जेल लगाते हो और धीरे 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 आप इंसर्ट करते हो. आप नेजल कैविटी में इंसर्ट करते हो एंड देयर यू फील एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड देन यू टर्न द ट्यूब एंड देन यू पुश द ट्यूब इनसाइड. तो ये एक प्रॉपर टेक्निक है, प्रॉपर मेथड है इवन टू इंसर्ट एनजी ट्यूब. तो वो भी आपको पता होना चाहिए. उसके बाद अगर आप एनजी ट्यूब फीडिंग कर रहे हो तो फीडिंग के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत है. आपको किडनी ट्रे चाहिए होगा, कॉटन चाहिए होगा या फिर क्लैंप चाहिए होगा टू क्लीन द ट्यूब. देन यू नीड क्लियर वाटर टू फ्लश द ट्यूब. मतलब आपने पहले तो फीडिंग चाहिए होगा, जो भी आप फीडिंग दे रहे हो, मे बी आप मिल्क दे रहे हो, ठीक है, तो आपने मिल्क दिया पर मिल्क के बाद आपके पास क्लियर वाटर भी होना चाहिए जिससे कि आप
उस ट्यूब को क्लियर कर सको आफ्टर गिविंग फूड। उससे पहले क्या चाहिए, उससे पहले आपको एक 50 ml या 60 ml सिरिंज चाहिए होगा, जिससे आप एस्पिरेट करके देखो कि जो कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, वो ठीक है या नहीं, और या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। ठीक है। इसके अलावा whenever you're giving feed, make sure the placement of the NG tube is well enough, है ना। पीएच टेस्टिंग है, एक्सरे है, ऑस्कल्टेटरी मेथड है जिससे हम एयर पुश करके देखते हैं और सेट लगाते हैं, एंड देन वी चेक कि अच्छा ठीक है, साउंड आ रही है या नहीं आ रही। इसके बाद आप एडमिनिस्टर करो फॉर्मूला, मतलब जो भी फीडिंग आप दे रहे हो, फ्लश करो ट्यूब को, और उसके बाद उसका प्रॉपर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट जो है वो मॉनिटर करना है। कभी भी कोई भी पेशेंट की कोई ड्रेन लगी है, कोई फीडिंग अलग से चल रही है, मान लीजिए एनजीटीयू फीडिंग चल रही है, या फिर कोई भी टाइप का ड्रेन लगा है, पैरेंटरल फीडिंग चल रही है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको उसका इनटेक आउटपुट चार्ट प्रॉपरली मॉनिटर करना ही होगा। और इससे रेलेवेंट और कौन कौन सी चीजें आप पढ़ सकते हो, मतलब आप एस्पिरेशन पढ़ सकते हो, एस्पिरेशन क्यों होता है, इसके बाद कौन से कलर्स की एस्पिरेशन आएंगे तो हम बोलेंगे कि पेशेंट को इन्फेक्शन है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर एज वी से अबाउट एनजी ट्यूब फीडिंग। सेकेंड बात करते हैं हम लोग आईवी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूजुअली बच्चों को लगता है कि आईवी मेडिकेशन है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब किसी भी ईयर में बच्चों चलो आईवी जाके दे आते हैं, और पेशेंट मतलब ये एक क्लिनिकल प्रोसीजर है, ये परफॉर्म कर देते हैं। तो ठीक है, आप आईवी मेडिकेशन दे रहे हो, बट इस दौरान आपको क्या क्या चाहिए होगा आईवी मेडिकेशन के दौरान। सबसे पहले तो असेस करो कि जो भी कैन्यूला लगा है, या फिर मान लो आप सेंट्रल लाइन में दे रहे हो, या फिर आप किसी कैन्यूला के थ्रू दे रहे हो, आप चेक करो कि क्या उसकी ड्रेसिंग, आउटर ड्रेसिंग जो है वो ठीक है, और जो कैन्यूला है लगा हुआ उसकी पेटेंसी ठीक है, मतलब उसमें से जो भी आप इंजेक्शंस दोगे या फिर जो भी आप फ्लूइड दोगे वो जाएगा प्रॉपरली, कैन्यूला ब्लॉक तो नहीं है। मान लीजिए कैनुला ब्लॉक है, तब तो आपको कैनुला चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए कैनुला ठीक है पर ड्रेसिंग बहुत गंदी है, तो सबसे पहला काम बिफोर गिविंग दी ड्रग, आपका काम है कि आप उसकी ड्रेसिंग चेंज करो, और उसके बाद आप अ, और उसके बाद आप जो भी कर रहे हो उसके बाद आप करो, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया जो हमको पता होना चाहिए। नाउ इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे, एक फ्रेश सिरिंज लगेगा, जो भी ड्रग आप यूज कर रहे हो उसको प्री मिक्स्ड फॉर्म में लेकर आओ। ऐसा नहीं कि आप पेशेंट के सामने उस ड्रग को मिला रहे हो, नहीं, आप वाइल कैरी कर सकते हो और दिखा सकते हो कि मैंने ये ड्रग यूज किया, ताकि पेशेंट क्रॉस चेक कर सके कि एक्सपायरी डेट है या नहीं, और इससे पहले आपको क्रॉस चेक करना है कि मैं सही डोज दे रही हूँ, सही मेडिसिन दे रही हूँ, और वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। ये तीन चीजें आपको चेक करनी है। और उसके बाद आपको एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर चार्ट बना के लेकर जाना है, जिसमें आप कौन सी मेडिकेशन दे रहे हो, कौन से पेशेंट को दे रहे हो, बेड नंबर क्या है, डेट क्या है, और डोज क्या है। ये सारी चीजें आपको चार्ट में मॉनिटर करनी है। उसके बाद आप आईवी मेडिकेशन जो भी दे रहे हो उसका कंटेंट प्रिपेयर कर लो, एडमिनिस्टर करो, ऑब्जर्व करो पेशेंट को कि कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, एंड व्हाइल डूइंग ऑल दिस ट्राई टू मेंटेन अ स्टेराइल टेक्निक एंड देन डू अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू सक्शनिंग प्रोसीजर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें दो होते हैं, एक होता है ओपन सक्शनिंग और एक होता है क्लोज सक्शनिंग। अब आईसीयू वगैरह में कहाँ पर हम लोग ओपन सक्शनिंग यूज करते हैं, कहाँ पर क्लोज सक्शनिंग यूज करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। अगर वेंटिलेशन पर पेशेंट है तो यूजुअली हम कौन सा सक्शनिंग करते हैं, अगर नॉर्मली वार्ड में, ईएनटी वार्ड में अगर कोई पेशेंट है तो हम वहां पर कौन सा सक्शनिंग करते हैं। और इसके बाद आपको जितने भी सक्शन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, एक स्टेराइल, पहले तो क्लीन ग्लव्स, फिर स्टेराइल ग्लव्स, क्योंकि क्लीन ग्लव से आप एरिया वगैरह क्लीन करोगे, उसके बाद स्टेराइल ग्लव लोगे और स्टेराइल ग्लव से फिर आप सक्शनिंग वगैरह करोगे। देन जहां पर भी आप सक्शनिंग कर रहे हो उस ट्यूब को क्लीन करना है। तो ये सारी चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए, आपके पास इक्विपमेंट्स प्रॉपरली होने चाहिए। अब इस टेक्निक को हमको बिल्कुल स्टेराइल तरीके से करना है, इंसर्ट करना है सक्शन कैथेटर, क्लियर करना है ऑल द सिक्रीशंस वेयर एवर इट इज, एंड देन पेशेंट का रिस्पॉन्स, क्या उसको गैग रिफ्लेक्स तो नहीं आ रहा, या फिर पेशेंट इज फाइन, ही हैज नो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्योंकि मान लीजिए आपका सक्शन प्रेशर बढ़ जाए, तो सक्शन प्रेशर बढ़ जाएगा तो ही हैव इरिटेशन जिस भी ट्रैक, मतलब आप मान लीजिए कि आप हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में सक्शनिंग करें,
तो वहां पर उसको इरिटेशन होने लग जाएगा, ड्राइनेस होने लग जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग बोलते हैं कि एनएस की बॉटल एक्स्ट्रा कैरी करो व्हाइल यू आर डूइंग सक्शनिंग, और थोड़ा थोड़ा उसको हाइड्रेट करते रहो, है ना। वेट सक्शनिंग करो, ज्यादा भी नहीं करना, बट हाँ ठीक है, वेट सेक्शनिंग करो, क्योंकि ड्राई नहीं होना चाहिए एयरवे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वाई और प्रेशर कितना होना चाहिए, सक्शनिंग प्रेशर बच्चों में कितना होता है, एडल्ट में कितना होता है, ओल्ड एज में कितना होता है, ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है। कमिंग टू वूंड केयर, वूंड केयर, अब इसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी, आपको स्टेराइल ड्रेसिंग्स वगैरह चाहिए होंगी, ग्लव्स चाहिए होगा, क्लीन ग्लव टू रिमूव द प्रीवियस ड्रेसिंग, एंड देन अ स्टेराइल ग्लव्स टू पुट डाउन दी ड्रेसिंग्स, टेप चाहिए, मतलब बैंडेज चाहिए होगा, एंड देन एनी काइंड ऑफ ऑइंटमेंट और ड्रग विच इज अप्लाइड ओवर। और उसके बाद आपको 2-3 गॉज पीस, स्टेराइल गॉज पीस टू चेक वेदर द वुंड इज हैविंग एनी oozing और नॉट, वहां से कोई सिक्रीशन तो नहीं निकल रहा, पस तो फॉर्म नहीं हो गया, आई मतलब सबसे पहले बहुत अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करो वुंड हेल्दी है या नहीं। अगर वुंड हेल्दी नहीं है तो प्लीज इन्फॉर्म द डॉक्टर और इन्फॉर्म योर सीनियर्स की ठीक है वुंड हेल्दी नहीं है। तो वुंड असेसमेंट, क्लीनिंग ऑफ द वुंड, अप्लाइंग अ प्रॉपर ड्रेसिंग, एंड देन डॉक्यूमेंटिंग की हाँ। अब हम डॉक्यूमेंटिंग, मैंने हर पॉइंट पर लिखा हुआ है, क्यों इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटिंग, बिकॉज टू सेव योर सेल्फ एंड टू सेव योर पेशेंट। आप ही बाद में जाके अगर आप वो फाइल खुली पेशेंट की, कुछ मतलब मान लीजिए खुदा ना खास्ता पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो गई, बाद में उसकी फाइल खुली, उसके पेशेंट अटेंडर ने कंप्लेन कर दिया कि इन्होंने आके कुछ किया है, तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि हाँ ठीक है मैंने किया था, पर वहां पर एकदम ठीक थी चीजें, उस टाइम पे कंडीशन ठीक थी। मान लीजिए कंडीशन ठीक नहीं है, द वुंड वाज नॉट हेल्दी, इन्फॉर्म टू द सीनियर डॉक्टर, इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वुंड केयर के टाइम में ट्रे कौन कौन सा चाहिए होता है, कैथेटराइजेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर बेड बाथ विच इज पार्शियल और कंप्लीट बेड बाथ। दोनों केसेस में अगर कंप्लीट बेड रिडन पेशेंट है तो कंप्लीट बेड बाथ, थोड़ा मोबाइल पेशेंट है तो पार्शियल बेड बाथ। ये यूजुअली हम लोग वार्ड्स में या फिर आईसीयू में करते हैं पेशेंट के साथ। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को एक सेफ एनवायरनमेंट, उसकी प्राइवेसी, उसकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट बाथिंग टेक्निक की आपके पास एक बाथिंग ट्यूब होना चाहिए, सारे मतलब अनयूज क्लीन टॉवल्स होने चाहिए, एंड उसके बाद उसकी स्किन इंटेग्रिटी और उसका मतलब उसको कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो, उसकी स्किन इंटेग्रिटी ठीक हो। ऐसा नहीं कि आप पेशेंट को रगड़ने लग जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना है, बहुत ही सॉफ्टली गीले टॉवल से उनको वाइप करना होता है, ऑइंटमेंट लगाना होता है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें ध्यान रखना होता है। वाइटल साइंस असेसमेंट जो कि आप डेली करते हो, फिर ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी आईवी इंजेक्शन देख लिया, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी उसी की तरह है। अब प्रॉपरली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में कैन्युला नहीं होगा, बट साइट असेसमेंट कैसे करना है, अगर कोई पेशेंट है जो रेगुलर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन पर है तो हमें उसका साइट असेसमेंट और अच्छे से करना है, ताकि जो भी एरिया हो वो हैम्पर्ड ना हो, वो एरिया मतलब ऑब्वियसली वहां पर अगर रेगुलरली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लग रहा है तो वहां की स्किन इंटेग्रिटी में मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, देयर वुड बी एडीमा, तो वो चेक करना है। इसके बाद असिस्टिंग विथ मोबिलिटी एंड ट्रांसफर, ट्रांसफर पेशेंट का, कि अगर पेशेंट मतलब उसका गेट बेल्ट है, ट्रांसपोर्ट बेड है, कितने लोग चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, बेड रोलिंग मेथड होता है, और कौन कौन सी टेक्निक्स होती है ट्रांसफर की। वेन एवर यू आर ट्रांसफरिंग द पेशेंट, प्रिवेंशन ऑफ फॉल एंड इंजरीज, तो ये हमें ध्यान रखना है। एंड उसके बाद कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ऐसा नहीं कि बस आप उठा के पेशेंट को और दूसरे बेड पे पटक दो, नहीं, आप उनको बताओ कि हम आपको ट्रांसफर करने वाले हैं। मान लीजिए वार्ड से आप पेशेंट को लेकर जा रहे हो एमआरआई करवाने के लिए, तो आप दूसरे बेड पे ट्रॉलिंग बेड बेड जो होता है उस पे आप ट्रांसफर करोगे पेशेंट को, आप उस टाइम इन्फॉर्म करोगे कि हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं और हम अभी आपको एमआरआई करवाने के लिए लेके जाएंगे, वापस आके हम आपको वापस आपके बेड पर सेफली रख देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल मेडिकेशंस, तो ये सारे हो गए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे हो गए आपके टेक्निक्स जो कि इम्पोर्टेंट है, नर्सिंग प्रोसीजर्स जो कि आप बेड साइड करने वाले हो ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग योर डेली क्लिनिकल पोस्टिंग। सो अगर हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो उससे पहले हमें उस प्रोसीजर का प्रिंसिपल, टेक्निक,
क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, एक प्रॉपर टेक्निक क्या है उस प्रोसीजर को करने के लिए, अगर हम उस प्रोसीजर को कर रहे हैं तो हमें किस किस बात का सेफ्टी मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स क्या क्या लेने हैं, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। और मतलब मान लीजिए कि आपको नहीं आता ये प्रोसीजर, मतलब सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसा नहीं है कि हम सीख के जाते हैं सारी चीजें। हम कई चीजें हैं जो हॉस्पिटल पोस्टिंग के ड्यूरेशन में ही सीखते हैं। तो मान लो कि आपको कोई प्रोसीजर नहीं आता जो आप करने वाले हो, पहली बार करने वाले हो, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, आस्क हेल्प टू फॉर योर सीनियर्स, मतलब जहाँ जो भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, अगर आपकी कोई खुद के सीनियर्स है, नहीं है वो भी नहीं है, ठीक है, कोई और डॉक्टर है, जूनियर रेजिडेंट है वहां पर, या फिर कोई और डॉक्टर है, कोई भी स्टाफ है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो और उनको बोल सकते हो कि प्लीज आप मुझे सिखा दो, प्लीज आप एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर दो। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस देन डू इट द नेक्स्ट टाइम। पर पहले हर मतलब कोई भी प्रोसीजर करने से पहले एक बार प्रॉपरली आपको उस प्रोसीजर को देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि आप वो कर सकते हो या नहीं, स्पेशली इन आईसीयूज। आईसीयू में प्लीज डू नॉट टेक रिस्क विद एनी ऑफ द पेशेंट, एंड कोई भी प्रोसीजर करने से पहले मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मैं ये प्रोसीजर कर लूंगा, तभी वो प्रोसीजर कीजिएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट वुड बी योर वाइवा पार्ट, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो द नेक्स्ट सेगमेंट इज द वाइवा वोस सेगमेंट। तो वाइवा वोस सेगमेंट का पहला पार्ट जो मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, दैट इज ड्रग कैलकुलेशन। यूजुअली ऐसा होता है कि सीनियर्स आपको बोलेंगे जाओ वो ड्रिप सेट लगा दो, और बस ड्रिप सेट लगा दो। अब वो बताएंगे भी नहीं कि उस ड्रिप सेट में क्या है, कैसे लगाना है, कितना फ्लो रेट होना चाहिए, उसकी ड्रिप मतलब उस अगर वो ड्रिप सेट है तो उस ड्रिप सेट का भी खुद का रेट होगा, वो रेट क्या है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। बेसिक कन्वर्जन तो आप ड्रग कैलकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो ड्रग कैलकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको कन्वर्जन आना चाहिए। अगर कोई बोले एमजी से माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, एमएल से लीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो सारी चीजें आनी चाहिए। उसके बाद कैलकुलेटिंग दी ड्रिप रेट्स, ड्रिप रेट्स आपको पता होना चाहिए कि जीटीटीज जो है हमारे पर मिनट वो कितनी है। ठीक है। अब कई ड्रिप सेट मतलब हमारे दो टाइप के ड्रिप सेट्स होते हैं, एक माइक्रो ड्रिप सेट्स और एक होता है मैक्रो ड्रिप सेट्स। ठीक है। तो आप उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ड्रॉप रेट्स क्या होते हैं दोनों के, तो ड्रॉप रेट्स डिफरेंट होते हैं जिसकी वजह से पूरा ड्रग कैलकुलेशन डिफर कर जाता है। उसके बाद है डोजेज क्या है उस कैलकुलेशन की, एंड द डोजेज डिपेंड अपॉन दी पेशेंट वेट, क्योंकि कई ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हम पेशेंट बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली देते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके बाद आ गया आपका हैंडलिंग यूनिट कन्वर्जन। जो सेम ऊपर बेसिक यूनिट कन्वर्जन था, नीचे हैंडलिंग यूनिट कन्वर्जन है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि अगर मान लो डोजेज है, तो डोजेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिजायर्ड डोज अपॉन में अवेलेबल डोज इनटू में क्वांटिटी। ठीक है। अब डिजायर्ड डोज वो है जो फिजिशियन ने ऑर्डर किया है, अवेलेबल डोज वो है जो हमारे पास अवेलेबल है उस मेडिकेशन की, एंड क्वांटिटी हो गया अमाउंट ऑफ द मेडिसिन अवेलेबल। ठीक है। अगर मान लो टैबलेट्स है तो एमजी में होगा, मिलीलीटर्स में, अगर लिक्विड है तो मिलीलीटर्स में होगा। तो आप देख लो कि आपके पास कौन सा है, मतलब अमाउंट क्या अवेलेबल है आपके पास। इसके बाद ड्रिप रेट, ड्रिप रेट, तो ड्रिप रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज्ड इन एमएल अपॉन में टाइम इन मिनट्स। मतलब आपको बोलेंगे वो कि आपको 500 मतलब 500 ml वाला जो एनएस की बॉटल है वो इन्फ्यूज करनी है आधे घंटे के अंदर, तो 30 मिनट्स में, मतलब आपको 500 ml इन्फ्यूज करना है इन 30 मिनट्स। तो इस तरीके से आपको बताया जाएगा। देन कन्वर्टिंग यूनिट्स, टू कन्वर्ट एमजी मतलब मिलीलीटर इंटू लीटर या लीटर इंटू मिलीलीटर। ठीक है। इसके बाद बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेशन, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा उसकी वेट कैलकुलेट करने में और डोज कैलकुलेट करने में। पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन इज ऑब्वियसली डिफरेंट एवरी टाइम दैन द एडल्ट डोज कैलकुलेशन, तो उसका ध्यान रखना है। और फिर फ्लो रेट, आईवी फ्लो रेट, फ्लो रेट कितना हो गया, वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज्ड इन एमएल अपॉन में टाइम्स पर मिनट। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है बल्कि आप लोगों के पास। ठीक है। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। पर एक बार आप विदाउट लुकिंग एट माय सॉल्यूशन एक बार करने की कोशिश करो, नहीं समझ में आता है फिर लुक एट द सॉल्यूशन एंड विल कम अप विद द आंसर्स। ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है, यू नीड टू इन्फ्यूज
100 ml of normal saline over 8 hours. What should be the drip rate be in the GTTs per minute? ठीक है, कितना होना चाहिए ड्रिप रेट? तो अब यहाँ पर आपको पूरा सब कुछ दिया हुआ है। तो अब सारे जो हमारे कन्वर्जन है उनको ध्यान में रखना है। ऊपर फॉर्मूला में क्या था, एमएल में होना चाहिए और मिनट्स में होना चाहिए, पर यहाँ पे जो टाइम है वो आवर में है, तो पहले उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 480 मिनट्स हो गया। हमारे पास वॉल्यूम जो है वो एमएल में ही है, तो हमारा जो ड्रिप रेट था वो क्या था, 100 ml अपॉन में 480, मतलब जितना हमें इन्फ्यूज करना है वॉल्यूम अपॉन में टाइम, तो 1000 ml अपॉन में 480 मिनट्स। हमारा ड्रिप रेट कितना आ गया, 2.08 ml पर मिनट। पर अब इस ml पर मिनट को हमें जीटीटीज में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता चले 1 ml में 15 जीटीटी होता है, तो इस वजह से हमारा 2.08 ml में कितना होगा पूरा जीटीटी, 31.2 जीटीटी पर मिनट होगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट करके हम 31 कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग कुछ जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, और उसके बाद स्पेशली हम लोग बात करेंगे ऑब्स्टेटिकल एंड गायनोकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि आप लोग ओबीजी ओटी में भी पोस्टेड होगे, तो वहां पर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो मैंने बता रखा है वो है आपका डाइसेक्टिंग फोर्सेप। ये इमेज के ऊपर देखो लगा हुआ है। अब डाइसेक्टिंग फोर्सेप जो है उसकी जो टिप होती है वो डिफरेंट होती है। तो डाइसेक्टिंग फोर्सेप जो है उसकी टिप ऐसे दोनों अंडर साइड थोड़ी सी बेंडेड होती है, क्योंकि उसको डाइसेक्ट करना होता है। मतलब यू हैव टू होल्ड द स्किन एंड देन डाइसेक्ट इट, ओपन द फ्लैप। ठीक है, तो इस वजह से जो ये फोर्सेप है इट इज टूथ फोर्सेप। प्लेन फोर्सेप्स भी हो सकते हैं, टूथ फोर्सेप भी हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेप्स होते हैं। नाउ यू हैव दी हिंज्ड फोर्सेप। हिंज्ड फोर्सेप में क्या है कि यहाँ पर इसके अंदर आप देखो यहाँ पे लॉक सिस्टम है, तो इसीलिए हम लोग इसको हिंज्ड फोर्सेप भी बोलते हैं। और इसका क्योंकि ये ऐसा क्रॉस सेक्शन वाला स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से भी इसको हिंज फोर्सेप बोला जाता है। तो ये कॉमन फोर्सेप से जो हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका हैंडल्स एंड रिट्रैक्टर्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिट्रैक्टर्स है। मान लो आप कोई सर्जिकल ऑपरेशन कर रहे हो विच इज ऑफ स्टमक, आपको रिट्रैक्ट करने के लिए स्किन को, क्योंकि दैट इज अ वेरी थिक लेयर ऑफ स्किन, उसको रिट्रैक्ट करने के लिए आपको बड़े बड़े रिट्रैक्टर्स की जरूरत है। तो ये रिट्रैक्टर्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने मेंशन किया विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज सर्जिकल सिजर्स। अब ये नॉर्मल सिजर्स नहीं है, सर्जिकल सिजर्स है, जिससे हम स्किन को काटते हैं, फ्लैप्स को काटते हैं, फैट्स को काटते हैं, मसल लेयर को कट करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि कर्व्ड है, ठीक है, एक आएगा स्ट्रेट और दूसरा आएगा कर्व, तो यहाँ पर कर्व है और स्ट्रेट सिजर्स भी आते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑब्स्टेटिकल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो ये आप लोग देख सकते हो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है विच इज योर स्पेक्यूलम। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका कॉमन इंस्ट्रूमेंट है विच इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये आप बताओ, विच इज योर एपिसियोटमी सिजर। ठीक है, ध्यान से देखो ये एपिसियोटमी सिजर है क्योंकि उसका डायरेक्शन ही डिफरेंट है, और ये है आपका स्पेक्यूलम। इसके बाद ये बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है विच इज योर यूटराइन साउंड। ठीक है, यूटराइन साउंड। ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स है जो मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है फॉर ऑब्स्टेटिकल एंड गायनोकोलॉजिकल पोस्टिंग्स, वहां पर भी आप लोग देख सकते हो। थर्ड पार्ट जो है वो है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मेजर्स। तो इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मेजर्स मतलब क्या हो गया, आपको हैंड हाइजीन टेक्निक्स, जो भी हैंड वॉशिंग स्टेप्स हैं वो प्रॉपरली आने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर्स आपसे बोल सकता है डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाओ या तो फिर ओरली बताओ। और ये हर वार्ड हर जगह पर आपके हैंड हाइजीन के पोस्टर्स जो है बड़े बड़े चिपके रहते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मतलब कि अगर कोई भी प्रोसीजर आप कर रहे हो या फिर अगर आप वार्ड में भी हो तो वार्ड का भी खुद का स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होगा। सर्जरी है तो सर्जरी का स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होगा, या फिर अगर कोई डिजीज है तो डिजीज का स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होगा, तो वो हमें फॉलो करना है। आइसोलेशन प्रिकॉशन ऑफ वेरियस इन्फेक्शन, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं यूजुअली, उनका आइसोलेशन प्रिकॉशन होता है सच एज ट्यूबरकुलोसिस या फिर HIV एड्स, उसमें हमें आइसोलेशन प्रिकॉशन फॉलो करना होता है थोड़ा सा।
प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द मेडिकल वेस्ट, जिसमें आपको BMW है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, कलर कोडिंग है उसके रेड, ब्लू, येलो एंड व्हाइट, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा कलर कोडिंग पता होना चाहिए और किसको किस में डिस्पोज करना है वो प्रॉपरली पता होना चाहिए विदाउट योर मतलब बिफोर गोइंग टू योर पोस्टिंग्स। इसके बाद है यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि हमें कोविड ने बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज कैसे होता है, क्या होता है और इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है। अब यहाँ पर है हमारे जनरल वाइवा वोस क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो मान लो कि हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल है, वहां से इंपॉर्टेंट और इसलिए क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ ताकि आंसर्स आप खुद खुद खोजो, और खुद खोजोगे तो याद रहेगा। अगर मैं बता दूंगी तो आप लोग सुनोगे, एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से निकाल दोगे, विच इज वेरी यूजुअल इन ऑल द स्टूडेंट्स। मैं भी जब स्टूडेंट थी तो ऐसी ही थी। तो इसीलिए आंसर्स खुद खोजने की कोशिश करना, नहीं समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आ रहा है बाद में पढ़ने का मैंने किसी सीनियर से पूछ लेना, किसी स्टाफ से पूछ लेना, पर अच्छे से इसका आंसर रेडी करना एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चंस तो यही पूछने वाले एग्जामिनर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेक्शन कंट्रोल इन हेल्थ केयर सेटिंग? एक्सप्लेन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड इट्स रोल इन पेशेंट केयर। अब हाउ इन्फेक्शन कंट्रोल इज मेंटेनिंग अ सेफ हेल्थ केयर environment, डिफाइन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स, और उसके बाद पर्पस क्या है इसका, इम्प्लीमेंटिंग द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, देन व्हाई इट इज क्रूशियल इन हेल्थ केयर सेटिंग। अब उसका पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनएडुकेट इन्फेक्शन प्रिवेंशन, मान लो इन्फेक्शन प्रिवेंशन हुआ ही नहीं, तो अब उसका क्या होगा, इनएडुकेट प्रिवेंशन मतलब उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। देन इनएफेक्टिव इन्फेक्शन प्रिवेंशन इम्पैक्ट, मान लो उसका इफेक्टिव इन्फेक्शन प्रिवेंशन इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, आउटकम क्या होना चाहिए, रिकवरी क्या होना चाहिए। उसके बाद आपको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो हेल्थ केयर एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग दिस इन्फेक्शन प्रिवेंशन, रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप बताओ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का क्या रोल है इन्फेक्शन कंट्रोल में, या फिर अगर कोई रेस्पिरेटरी हाई मतलब हाउ कैन रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटुकेट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो हम बोलते हैं ना, खांसो तो हाथ रख के खांसो, एक हैंकर चीफ यूज करो। आपने अगर हाथ यूज किया तो तुरंत जाके हैंड वॉश करो। तो कौन कौन से कॉमन हाइजीन मेथड्स है जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। फिर इसी तरीके से ये है हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस विच इज कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। कौन से होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, पहले लिस्ट होनी चाहिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की। फिर हाउ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कैन अकर इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कैसे होती है और बहुत कॉमन है, कॉमनली होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो गया, ब्लड स्ट्रीम एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो गया, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो गया। ये इन्फेक्शन होते कैसे हैं और इन्हें प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है स्ट्रैटेजीज टू इंश्योर दैट पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग दी प्रोसीजर्स। क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, अगर कोई इन्वेजिव प्रोसीजर्स है तो कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उन पेशेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके फॉर दी सेव, लाइक उनको उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। अगर कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं उससे पहले पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए प्रॉपरली। उसके बाद डिस्क्राइब क्लियर रोल ऑफ नर्सेज और हेल्थ केयर टीम मेंबर्स इन इंश्योरिंग द पेशेंट सेफ्टी। इसके बाद हमारा लास्ट सेगमेंट आता है विच इज बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दी प्रैक्टिकल एग्जाम। तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाना है ना, अपने मतलब पूरा क्लीन एप्रन, क्लीन सूट, हेयर टाइट, प्रॉपर मतलब एकदम, कोई लंबे लंबे इयररिंग्स नहीं, हाथ में कुछ नहीं, इवन रिस्ट वॉच तक नहीं पहननी है आपको, क्योंकि आपको ध्यान नहीं रहेगा। पेशेंट मतलब कोई भी प्रोसीजर हम लोग करेंगे उस टाइम पे हमें हमारे हाथ एकदम, हमारे हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, वॉच रिंग्स कुछ नहीं होना चाहिए। बट जल्दी जल्दी में हमें ध्यान नहीं रहता, अगर आप एग्जाम में भी पहन कर जाओगे तो वो प्रोसीजर के टाइम पे भी पहने ही रहोगे। सो इससे बेटर है एग्जाम से जाने से पहले ही अपने वॉचेस, रिंग्स जो भी हैं, वो ज्वेलरीज जो भी है वो निकाल के जाना। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि सारी चीजें रख के जाना, मतलब
ऐसा नहीं है पेन पेंसिल लिए बिना ही एग्जाम में चले गए, फिर स्केल लिए बिना ही एग्जाम चले गए, नर्सिंग केयर प्लान बनाना होगा जिसके लिए आपको स्केल की जरूरत होगी, फिर वहां पर एग्जाम में आप लोग स्केल मांगते रह जाते हो अपने फ्रेंड से। इसीलिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, इवन स्टेप्स चाहिए या फिर कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीजें एक जगह, इंची टेप चाहिए, वो सब अपना पूरा पॉकेट आर्टिकल जो भी है आपका, एक पॉकेट डायरी, वो सारी चीजें एग्जाम में भी आपको लेकर जानी है। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। पता होना चाहिए, एग्जाम आपको पहले ही बता दिया जाएगा एग्जामिनर्स के दौरान की, मतलब एग्जामिनर्स आपको बता देंगे कि इतना 1 घंटा आपको मिलेगा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, आधा घंटा आपका वाइवा होगा, और उसके बाद आपको 1 घंटा मिलेगा अप्रोक्सीमेटली आपका नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए, पेशेंट हिस्ट्री लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए, और हाफ एन आवर आपको प्रोसीजर करने के लिए। मतलब जिस अकॉर्डिंग भी वो लोग आपको टाइम बताएंगे, उस अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करके चलना। ऐसा नहीं है कि आप प्रोसीजर ही करते रह जाओ और फिर लिख कुछ ना पाओ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है और वो डॉक्यूमेंटेशन की मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि हाँ ठीक है, हमें प्रोसीजर को जितना टाइम देना है उतने टाइम हमें प्रोसीजर कंप्लीट करना है, लिखने में जितना टाइम हमें लगेगा हमें उतने टाइम में लिखना है। अब ऐसा भी नहीं कि जहाँ आप हिस्ट्री हिस्ट्री लिखने लग जाओ, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है, असेसमेंट भी करना है, नर्सिंग डायग्नोसिस भी बनाने हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो इस अकॉर्डिंग टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। फिर आती है बात हमारी क्रॉस चेक द फाइल ऑफ द पेशेंट फॉर हिस्ट्री। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम हिस्ट्री लेते हैं, डॉक्यूमेंट कर देते हैं, और जब एग्जामिनर्स आते हैं तो एक्चुअल हिस्ट्री कुछ और ही होती है, पेशेंट हमें कुछ और बताते हैं और एग्जामिनर्स को कुछ और बताते हैं, या फिर फाइल में कुछ और लिखा होता है। तो जब भी आप हिस्ट्री लो, एक बार फाइल में क्रॉस चेक कर लेना कि जो हिस्ट्री मैंने ली है क्या पेशेंट ने मुझे वही हिस्ट्री बताई है, एंड मेक श्योर कि एग्जामिनर्स के सामने वो कुछ गलत ना बोले या फिर कुछ उल्टा ना बोले। रिव्यू द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बिफोर परफॉर्मिंग। तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले प्रोसीजर्स को अच्छे से देख लो, रिव्यू कर लो, और उसके बाद ही परफॉर्म करना। इक्विपमेंट सारे ले आए बेड साइड, ऐसा नहीं है कि आप प्रोसीजर आपने स्टार्ट कर दिया और आप बीच बीच में भाग रहे हो, अरे गॉज मिस हो गया, कॉटन मिस हो गया, ग्लव्स नहीं लाए। तो एक साथ पूरा इक्विपमेंट, जितने भी असेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो सब ले लो, और उसके बाद फिर प्रोसीजर परफॉर्म करो। communication empathy to the subject is very important. I always say take consent before doing any procedure, और उसको अच्छे से शॉर्ट में इलाबरेट कर दो कि हम क्या करने वाले हैं, और तो उससे पूछ लो कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका कंसेंट है, हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मान लो पेशेंट अनकॉन्शियस और कंसेंट नहीं दे सकता तो उसके किसी रिलेटिव से कंसेंट लेना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जो भी आप कर रहे हो उसमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं कर क्या रही हूँ, एंड देन एट द एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोसीजर्स, ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डन। So I hope this short video of mine, which would be helpful for you all in doing your, मतलब आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। अच्छा ठीक है, अप्रोच कैसे करना है, एग्जाम कैसे देना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है, ड्रग कैलकुलेशन कैसे होगी। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी डाउट होगा, सो फील फ्री टू रीच टू मी और टू सबीना मैम फॉर एनी काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन और हेल्प। अगर आप हम तक नहीं पहुंच पाते हो तो प्लीज आप लोग अपने आरएम से कांटेक्ट करो और उन्हें बताओ कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग। विद दिस वी विल बी एंडिंग अप आवर 40 डे रिविजन स्ट्रैटेजी। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग भी कंप्लीट हो गया और जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स जो भी आने वाले हैं इन फ्यूचर। सो बी प्रिपेयर्ड, कीप स्टडिंग, एंड हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल। थैंक यू।